वंस अगेन वेलकम बैक अ न्यू क्लास। आज का ये जो क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है। केमिस्ट्री के एक और न्यू चैप्टर का आज हम वन शॉट कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, जिसे आज हम 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या रिवीजन के पर्पज से सेकंड बार थर्ड बार जितनी बार भी अगर आप पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हो, फिर भी ये जो क्लास है वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड यहाँ पास फॉलो होगा, मतलब सभी स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो है सेम है। तो सभी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पास देख सकते हैं इस लेक्चर को, हिंदी मीडियम वाले। और स्पेशली मैं आपको बता दूं सीजी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है ना वो मैं फॉलो करूंगा। तो अपने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पास ब्लूप्रिंट जो है वो निकाल लो और वहां से पैटर्न देख लो। बाकी सभी सिलेबस टॉपिक सेम होने वाले। तो कंप्लीट यहाँ पास हम पढ़ने वाले, एकदम अच्छे से पढ़ने वाले। और ये 3 स्टेट बोर्ड में एकदम सेम होने वाला, ठीक एकदम सेम होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला है। सीजी यूपी और एमपी इसमें सेम होगा, बस मार्क्स का डिफरेंट होगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का अलग जगह में अलग पूछा जाएगा और हमारे सीजी बोर्ड में अलग पूछा जाता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। इस लेक्चर को 1.5x में लगा लो और पेन कॉपी निकाल लो ताकि नोट्स भी बने, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और चैप्टर भी आराम से कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर जो कितने मार्क्स के आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको पता है कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट थे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चौथा यूनिट चौथा चैप्टर, और ये जो पांचवा है ये 2 यूनिट 2 चैप्टर जो होने वाले हैं वो यहाँ पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होने वाले हैं। देन जितने भी यहाँ पास बच जाते हैं और वो सभी के सभी ऑर्गेनिक के पार्ट होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। बाकी यहाँ पास फिजिकल हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ज्यादा इजी था। इनऑर्गेनिक भी बहुत ज्यादा इजी है, मतलब सबसे ज्यादा तो इनऑर्गेनिक ही इजी होने वाला है। बोनस मार्क्स वाला चैप्टर होने वाला है, जिसमें से आज हम चौथा यूनिट जो है कंप्लीट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें से 7 अंकों के आंसर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और 1 नंबर का 2 यहाँ पास आंसर क्वेश्चन आएगा, मतलब एमसीक्यू या वन लाइनर में। साथ ही साथ 5 नंबर का यहाँ पास मतलब कि गोल्डन मार्क्स वाला यहाँ पास क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाला है। और ये 5 नंबर का जो होता है वो और वाला होता है, मतलब अथवा वाला होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये जो 5 नंबर है ना इसे भी डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है आगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पास लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे आंसर देना होता है। तो सारी चीजें मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो सके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी यहाँ बस मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर, ये जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है। जब भी मैं कोई चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट कर लेता हूँ तो उससे पहले मैं उसका मीनिंग बताता हूँ, मतलब उसका मतलब बताता हूँ। तो यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व है। आखिर ये डी एंड एफ ब्लॉक ये होता क्या है, मतलब ये जो ब्लॉक है वो क्या होता है। आप सभी लोगों ने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल देखा होगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 118 तत्व होते हैं जिसे अरेंज किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक यहाँ पर जमाया हुआ है। और जितने भी तत्व 118 तत्व वो सभी के सभी कुछ ब्लॉक में बटे होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं जिसमें इसे बांटा गया है। और ये ब्लॉक को बांटने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो विधि है उसका उपयोग किया जाता है उस ब्लॉक में तत्वों को डालने के लिए। अब वो विधि हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको चारों ब्लॉक है वो बता देता हूँ कि इस आवर्त सारणी में आपको चारों ब्लॉक कहाँ पर देखने को मिलेगा और हमें कौन कौन से ब्लॉक पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ना नीले रंग में कुछ तत्व देखने को मिलेंगे। ये जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वाले हैं नीले रंग में, वो सभी के सभी जो है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ना ये होता है पी ब्लॉक के तत्व। अब इसके बाद यहाँ पर रेड ये कहो तो यहाँ पर पिंक गुलाबी कलर के जो यहाँ पर तत्व आपको देखने को मिल रहे होंगे ये सभी यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व है। और यहाँ पर जो यहाँ पर पीले रंग में है येलो कलर में है वो सभी एफ ब्लॉक के तत्व है। तो इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस पी डी एफ इसमें बांटा गया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है पूरा का पूरा तत्व। ये सभी जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांटा गया है। अब यहाँ से मैं आपको ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे नाम हम सुनते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 11th क्लास के पहले चैप्टर में जिसका नाम था रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो जो चैप्टर था उसमें आपने ये वाला पढ़ा होगा, ये डायग्राम देख के आपको पता चल चुका होगा कि ये अफबाहु का सिद्धांत था, अफबाहु का जो नियम था। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम ये वाला नियम यूज करेंगे 1s 2s 2p, ऐसा वाला आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, पढ़ा भी है। इस टाइप का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब कैसे यहाँ पर भाई तत्व को हम ब्लॉक में डालते हैं वो हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पर ना जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2 नाम हमारे सामने आता है। सबसे पहला जो नाम है ना वो आता है क्लास। क्या आता है, क्लास आता है। और क्लास के अंदर में होता है क्या, सब क्लास। सब क्लास होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया,
कक्षक और उपकक्षक क्या कहते हैं? उपकक्षक कहते हैं। अब ये जो उपकक्ष है ना वो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। क्या होते हैं? एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है और उसके बाद एफ होता है। तो यहाँ पास कुछ इस तरह से उपकक्ष होते हैं। ये जो उपकक्ष है ना इसमें इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इनकी सीमा होती है। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और एफ में हम 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब इसे भी डालने के लिए ना एक मेथड का उपयोग किया जाता है, एक बॉक्स वाला मेथड। आपने जरूर इसे पढ़ा होगा। और कैसे पढ़ा होगा? देखो, एस जो होता है ना, एस जो होता है उसमें हम सिंगल बॉक्स लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से डालते हैं। आपने देखा होगा। जो पी होता है ना इसमें हम लेते हैं 3 बॉक्स लेते हैं जिसमें यहाँ पर हम डालते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें पूरे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा भी है? डी है, जिसमें यहाँ पर जो होता है वो 5 बॉक्स होता है और एफ जिसमें पूरे 7 यहाँ पर बॉक्स होते हैं। तो इतने सारे बॉक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम क्रम से व्यवस्थित करते हैं। अब भाई ये क्यों बता रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो ब्लॉक है उसमें तत्वों को अरेंज किया हुआ है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर कोई तत्व है जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, एग्जाम्पल के लिए सपोज करना यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ। मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भैया एक होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो 1s में सिंगल ही आएगा, मतलब s जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, s में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर से भैया? s में है। सो जितने भी यहाँ पर जो तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर s में आता है तो s वाला जो ब्लॉक है उसमें आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन जो है s में आता है। फिर यहाँ पर देखो हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, उनका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एस कक्षक में आता है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन। कौन सा? आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन। तो वो एस ब्लॉक की होती है। मतलब कुछ भी यहाँ पर तत्व ले लो, उसका अगर आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस लास्ट कक्षक में आएगा उसका वो ब्लॉक होता है। जैसे अगर वो आता है एस में तो एस ब्लॉक का है, अगर वो आता है डी में तो डी ब्लॉक का तत्व है, अगर वो पी में आता है तो पी ब्लॉक का है और एफ में आता है तो एफ ब्लॉक का है। बहुत ज्यादा सिंपल था। तो इस अकॉर्डिंग में बांटा गया है ब्लॉक के अंदर में पूरे तत्वों को, 118 तत्वों को ऐसे ही अरेंज किया हुआ है। सो यहाँ पर सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी तत्व हम लेते हैं तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हम देखते हैं उसका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में होता है वही कक्षक जो होता है ना, मतलब जिस उपकक्ष में होता है वही यहाँ पर उसका ब्लॉक होता है। सिंपल, यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। डन। अब यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। सो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई 4 हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है भैया? 4 ब्लॉक पढ़ने हैं, एस पढ़ने हैं, पी पढ़ने हैं, डी पढ़ने हैं और एफ पढ़ने हैं। सो भैया क्या ये सभी के सभी हमारे सिलेबस में है? नहीं, ये सभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें जो पढ़ना है ना वो है डी और एफ। 2 ही ब्लॉक हमें पूरे पढ़ने हैं, एकदम कंप्लीट पढ़ने हैं। पी पहले हुआ करता था, अब नहीं पढ़ना, इस सिलेबस से हटा दिया गया है। एस तो पढ़ना ही नहीं होता है। तो डी और एफ ही हमें पढ़ना होगा। तो भैया आप डी की बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को। तो देखो डी जो होता है ना उसमें यहाँ पास क्या होता है? श्रेणी होती है। कितनी श्रेणी होती है? 4 श्रेणी होती है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी है उसे 3D कहते हैं, द्वितीय श्रेणी को हम कहते हैं 4D, तृतीय श्रेणी को 5D और चतुर्थ जो श्रेणी है उसे 6D कहते हैं। अब इसमें आपको क्या सभी तत्वों के नाम याद करने हैं? नहीं नहीं, सभी नहीं करने। आपको पहला जो मतलब 3D जो है ना उसके आपको तत्वों के नाम याद कर लेने हैं, जैसे स्केडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये आप याद रख लेना पहला लाइन, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। नीचे का जो है मतलब 4D, 5D, 6D, इसका जो रेयर चांस होता है कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बट 3D का काफी ज्यादा चांस होता है कि वो क्वेश्चन आएगा। तो पहले लाइन का जितना है ना वो आप याद कर लेना, उसका परमाणु क्रमांक, उसका भार और उसके नाम, ये आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे भी आप याद करते हो, मुझे तो ऐसे ही लाइन से याद है। सो ये याद ही है, बाकी आप अच्छे से याद कर लेना। अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से। सो इस चैप्टर के अंदर में हमें 2 नाम देखने के लिए मिलने वाला है। दोनों ही नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप शायद पहली बार सुनेंगे इस नाम को। ये जो नाम है वो है सबसे पहले संक्रमण तत्व, दूसरा है अंतः संक्रमण तत्व। ये संक्रमण तत्व क्या होता है, अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है? तो भाई घबराने की बात नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है, वही है पुराना चीज जो अभी इतने टाइम से मैं बता रहा था, डी एंड एफ ब्लॉक। देखो संक्रमण तत्व क्या होता है? डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, डी ब्लॉक में कितने सारे तत्व है, देखो यहाँ पर कितने सारे तत्व आपको देखने मिलेंगे डी ब्लॉक में, ये सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक के जितने भी तत्व है ना उसको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक को ही हम संक्रमण तत्व बोल सकते हैं और अंतः संक्रमण तत्व हम एफ जो ब्लॉक है उसे कह सकते हैं। मतलब ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक।
सिंपल नामकरण हमने कर दिया, ठीक है, नामकरण कर दिया। अब हम पढ़ते हैं संक्रमण तत्व क्या होता है, उसकी विशेषता देखते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पास है संक्रमण तत्व, और आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि संक्रमण तत्व क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बताओ। तो भाई यहाँ पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना छोटा क्वेश्चन, ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन और इस चैप्टर से भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर में परिभाषा तो पूछेगा नहीं, तो भाई क्यों यहाँ पास आप पढ़ा रहे हो ये, मतलब ठीक है कॉन्सेप्ट के लिए, बट यहाँ पास आपने लिखा है इसका मतलब इम्पोर्टेंट तो होगा ना, ये आएगा और आप बोल रहे हो कि इम्पोर्टेंट है, तो क्या 5 नंबर में इतना छोटा क्वेश्चन आएगा? नहीं, मैंने आपको बोला था कि 5 नंबर का जो आंसर क्वेश्चन है उसे डिवाइड करके पूछा जाता है। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, देखो ये है क्वेश्चन पेपर 2026 का ही, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में मिलेगा इस चैप्टर का 5 नंबर का यहाँ पास क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सिंगल क्वेश्चन नहीं है बल्कि डबल क्वेश्चन है, दो है यहाँ पास, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर में 2 क्वेश्चन और उसके अंदर में भी और कुछ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के अंदर में सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा भाई, ये 10th क्लास 11th क्लास नहीं है, 11th क्लास में भी डबल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो 12th क्लास है ना, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के ही अंदर में, मतलब 1 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, कुछ इस तरह से डिवाइड करके आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है संक्रमण तत्व क्या होता है, उसकी विशेषता बताओ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है देख लो। अब ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत ज्यादा इजी तरीके से, ठीक है। पूरा का पूरा भाई थ्योरी है, क्यों? इनऑर्गेनिक का पार्ट है भाई, इनऑर्गेनिक बायोलॉजी का ही पार्ट है, समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इजी होता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना संक्रमण तत्व क्या होता है। तो भाई वही सिंपल से मैंने बताया, अगर हम कोई तत्व लेते हैं, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में आता है उस कक्ष में, जो कक्ष है ना वो अगर डी आता है, डी कक्ष में उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है, वो यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व है, बड़ा के संक्रमण तत्व है। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक की तत्व कहलाता है। वही चीजें थी मैंने बता दिया यार, सारी चीज एकदम अच्छे से, देखो कितना ज्यादा सिंपल था। आएगा भाई 2 नंबर में, कैसे नहीं बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। 1 नंबर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए, यही याद करना है, ऐसा नहीं 2-3 होगा, नहीं यही याद करना है जो लिखा है। देखो क्या है, कोष्टक में n-1 D1 से लेके 10 और फिर NS1 यहाँ पर -2, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई लिख के देख लो, जितना बार हो सके उतना बार लिखो, माइंड में ये छप जाना चाहिए, लिख लिख के देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम देखते हैं इसकी विशेषताओं को। इसकी जो विशेषता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी विशेषता बताओ, किसका संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक का जो तत्व है उसकी विशेषता बताओ। अब डी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व है, तो जितने भी तत्व डी ब्लॉक में आते हैं ना उनकी सभी की विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता यहाँ पर है उच्च गलनांक और क्वथनांक का, मतलब इनमें जो है ना एमपी हो गया, बीपी हो गया, ये जो है ना उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखो इनका गलनांक हो गया, क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, किसका? डी ब्लॉक के तत्व का, सभी का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भाई वैसे तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है उसमें से 1-2 को छोड़ के सभी का यहाँ पर जो क्वथनांक है और गलनांक है दोनों ही यहाँ पर क्या होता है वो उच्च होता है, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं, बट अगर एक परफेक्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो भाई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लोहा ही होगा, ठीक है, एफ ही होने वाला है। इसमें दोनों ही क्या होते हैं? अत्यधिक उच्च होते हैं, ठीक है, अत्यंत यहाँ पर क्या होते हैं? उच्च होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बता दिया। अगला यहाँ पर हम इसकी विशेषता देखते हैं, इसके गुण देखते हैं। तो रंगीन आयन ये बनाता है, कैसे रंगीन आयन बनाता है भैया? तो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अधिक होने के कारण ये जो है रंगीन आयन बनाता है। पूछा जाएगा कि ये रंगीन आयन बनाता है तो क्यों बनाता है? तो भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक होता है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? तो भाई नॉन पेयर मतलब कि सिंगल अगर होता है, देखो मैंने बताया था कि ये बॉक्स होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से डालते हैं। अगर यहाँ पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये अयुग्मित है, अगर ये डबल हो जाता है तो ये युग्मित हो जाता है। और यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे उसमें अधिकतम जो तत्व होंगे, ठीक है, अधिकतम यहाँ पर अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन वाले ही होंगे, मतलब अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये रंगीन आयन दर्शाते हैं। और ये रीजन आप याद रखना, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये रीजन याद रखना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे देखना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो अनुचुंबकीय गुण ये है जो दर्शाता है। अब ये अनुचुंबकीय गुण जो है ना सामान्य जितने भी तत्व है वो सभी दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? वही रीजन है भाई, क्यों? कक्षकों में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अधिक होते हैं, अधिकता होती है, मतलब देख लो
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होने से क्या हो रहा है, देखो अनुचुंबकीय गुण यहाँ पास आ जा रहा है तत्वों में, क्या है, रंगीन आयन बढ़ रहा है। दो चीजें यहाँ पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से हो रहा है। अगला देखिए संकुल यौगिक यहाँ पास ये बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाने का ये काम करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर जो है वो है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था। इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना वो परिवर्तित होता रहता है, मतलब भिन्न भिन्न यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण अवस्था देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होने वाले हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण आपको निकालना आता होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आता होगा, वो आगे काम आने वाले अगले चैप्टर में, ठीक है, नहीं आता होगा सो अगले चैप्टर में ही देख लेंगे, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, आगे इसका अगला गुण है वो है धात्विक चालकता। ये जो है धात्विक चालकता का गुण जो है दर्शाता है। अब यहाँ पर धात्विक चालकता इसमें ना उच्च होती है, ठीक है, धात्विक चालकता इसमें उच्च होती है। अब यहाँ पास ना एक क्वेश्चन आएगा कि भाई सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व, क्या सभी के सभी जो डी ब्लॉक के अंदर में आते हैं क्या वो सभी के सभी अपने संक्रमण तत्व है? नहीं, सभी के सभी नहीं, कुछ को छोड़ के। एग्जाम्पल के लिए जेड मतलब जिंक हो गया, सी हो गया, एस मरकरी हो गया, ये जो हो गया, ये तीनों को छोड़ दो, उसके जितने भी यहाँ पर जो आपको इस कलर में दिख रहेंगे, वापस मैं लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर वापस से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको गुलाबी रंग में दिख रहे होंगे, इसमें तीन ही का आपको छोड़ना है, कौन सा का, यहाँ पर देखो ये वाला जो है वो छोड़ देना, ये तीनों छोड़ देना, और बाकी सभी जो दिख रहे हैं वो सभी के सभी जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये तीनों नहीं कहलाते। अब पूछा जाएगा कि भाई ये तीनों को हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते, डी ब्लॉक में क्यों शामिल नहीं करते हैं, और डी ब्लॉक में तो शामिल किया जाता है पर संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि भाई इनका जो डी कक्षक होता है ना वो पूरा भरा होता है, मतलब पूरा भरा होता है। मैंने बताया कि भाई जब अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में आते हैं, ठीक है, डी कक्षक में आते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है, मतलब डी ब्लॉक के तत्व होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर डी जो है, ठीक है, एस है, पी है और डी है। डी में कितने होते हैं भैया, यहाँ पर हमारे पास होते हैं पूरे के पूरे 5 बॉक्स, कितने होते हैं, 5 बॉक्स। मैं 5 बॉक्स बनाता हूँ कुछ इस तरह से, एक और बॉक्स मैंने बना दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। अब अंतिम जो है वो क्या है, डी में आ गया है, देखो। अब चाहो तो यहाँ पर भी एक ही अगर रहेगा ना, फिर भी यहाँ पर डी में ही आ जाएगा, देखो, ठीक है। मान लो यहाँ पर एस जो है पूरा भर चुका है, उसके बाद पी जो है वो पूरा भर चुका है, ठीक है, यहाँ पर मैं भर देता हूँ, ओके, सो ये भर चुका है, और लास्ट यहाँ पास आ गया डी में, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, ओके, ये डी ब्लॉक का तत्व है। अगर यहाँ पर डी ब्लॉक के जितने भी हैं वो सभी के सभी भर जाते हैं, वो सभी के सभी भर जाते हैं, तो भाई वो जो है डी ब्लॉक का तत्व नहीं कहलाएगा, वो जो है संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा, संक्रमण धातु नहीं कहलाएगा। और कौन कौन से ऐसे हैं, वो 3 होते हैं, वो कौन कौन से आप लोग देख लो, जिंक है, यहाँ पर सी है, और फिर Hg मरकरी होने वाला है। तीनों के बारे में पूछा जाएगा कि क्यों इन्हें संक्रमण धातु नहीं कहा जाता है, सो बता देना, इनका जो कक्षक होता है अपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे संक्रमण तत्व या धातु जो है नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे अनुचुंबकीय गुण, ये क्यों दर्शाते हैं, मैंने बताया ना कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। भाई ये क्यों अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, रीजन तो मैंने बताया था, कौन सा भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सो वही आपको लिखनी है, क्या लिखना है, संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इनका मुख्य कारण यह है कि इनके डी उपकोष में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सो सिंपल सा रीजन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये जो है अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, क्यों दर्शाता है, सो बता देना, यही रीजन ज्यादा पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा सिंपल आता है। इसका रंगीन आयन का निर्माण देखते हैं, संक्रमण जो तत्व है रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, करते तो है बट क्यों करते हैं, तो वही हुआ, वही रीजन है। क्या है भैया, अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वही रीजन है लिखना। जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत क्या है, प्रकाश जो है प्रकृति है, मतलब श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो अपूर्ण कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं। इसी डी संक्रमण तत्व के कारण वे रंगीन दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब उसके कारण क्या हो रहा है, मतलब क्यों यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो रंगीन आयन दिखते हैं, तो सिंपल सा, जब भी हम श्वेत प्रकाश उसमें डालते हैं, ठीक है, जब भी हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो प्रकाश को क्या कर लेते हैं भैया, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, उच्च जो कक्षक होते हैं, ठीक है, उच्च जो कक्षक होते हैं वहां चले जाते हैं और इसके कारण यह रंगीन दिखाई देते हैं। ये सिंपल सा रीजन था, ओके।
ठीक है, डन, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं ये आपको बताना है। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है भैया, तो उत्प्रेरक बहुत ज्यादा सिंपल है। जब भी हम रिएक्शन बनाते हैं, लाइक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए Na मैंने लिया प्लस Cl मैंने लिया और दोनों को Cl मैंने बना लिया। अब Na जो प्लस में होता है ये माइनस में होता है, सो ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखो मैंने तीर का ना एक निशान लगाया है, तीर का मैंने निशान लगाया है। अब आपने देखा होगा जब भी रिएक्शन होता है तो भाई काफी सारे रिएक्शन में ये तीर के ऊपर नीचे में कुछ चीज देखा होता है, जैसे यहाँ पास भाई ऐसा डेल दिया होता है त्रिभुज जैसा, वो बताता है कि ये यहाँ पास गर्म किया जा रहा है, यहाँ पास कुछ चीजें इतना तापमान केल्विन ऐसा डिग्री सेल्सियस, ऐसे हम नीचे में लिखते हैं। जो ऊपर नीचे लिखते हैं ना एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं ना, वही होता है उत्प्रेरक। वो क्या करता है, वो क्रिया को भाई या तो तेज करेगा, ठीक है, या तो धीमा करेगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या करेगा, एक तरह से चेंजेस करेगा, ठीक है, परिवर्तित करता है, तो वो होता है उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक की भांति यहाँ पास काम करते हैं कौन, संक्रमण तत्व। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है ना वो सभी यहाँ पास उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। देखो रिक्त डी कोश की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, जिससे अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। सो इसलिए ये जो है उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ओके डन, ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया, काफी ज्यादा इजी था, ठीक है, बस ये थ्योरी है। सो आप अच्छे से लिखना, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, और इसे अच्छे से रिवाइज करते जाओ। जितना बार रिवाइज होगा उतना ही मजेदार ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पास है अंतराकाशी, यहाँ पास यौगिक, अंतराकाशी यौगिक। तो भाई ये अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, इसके बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऐसा क्या है, देखो वे यौगिक जिसके क्रिस्टल जालक में, देखो वे यौगिक जिसके क्रिस्टल जालक में अंतःकाशीय स्थल को छोटे आकार वाले परमाणु, जैसे कि यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास कार्बन नाइट्रोजन है, ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर समझ नहीं होगा तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पास ना मान लेते हैं हम लोग एक थैला ले लेते हैं, ये मैंने क्या लिया, एक थैला जैसे मैंने संरचना ले लिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जालक लेते हैं, मतलब क्रिस्टल जालक ले लेते हैं। ये थैली वाली संरचना है ना, इसको हम लोग क्रिस्टल जालक कह देते हैं। ओके, हमने क्या लिया, वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अंतरकाशीय स्थल। अब ये अंतरकाशीय स्थल देखो सिंपल, हमने क्या किया भैया, यहाँ पास हमने ले लिया एक थैला, जिसका नाम हमने यहाँ पास क्या रखा है, क्रिस्टल जालक रखा है। अब क्रिस्टल जालक के अंदर में बड़े बड़े हम परमाणु डालेंगे, क्या बड़े बड़े यहाँ पास हम परमाणु डालते हैं। बड़े बड़े जब परमाणु डालते हैं तो बीच में ना गेप होता है, जैसे यहाँ पर देखो दो चीजें में डाला तो बीच में यहाँ पास कुछ गेप हो रहे हैं। ये जो गेप है ना, वो गेप जो होता है उसी गेप खाली स्थान कहते हैं, और उस खाली स्थान का नाम है अंतराकाशीय स्थल। यही अंतराकाशीय स्थल होने वाला है। और ये जो अंतराकाशीय स्थल है मतलब खाली जगह है, और मतलब छोटी छोटी जो पदार्थ है ना वो घुस जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये छोटे छोटे पदार्थ है ना, वो जो है परमाणु जो है ना वो घुस जाते हैं। अब जब वो घुसते हैं ना तो यौगिक जो बनाते हैं ना उस यौगिक कहते हैं अंतराकाशीय यौगिक। देखो वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थल को छोटे आकार वाले परमाणु ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। विशेषता यहाँ पर देखा जाए तो ये अत्यंत कठोर होते हैं, और इनके रासायनिक गुण मूल धातु के समान ही रहते हैं। अभी कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला, सो यहाँ पास गेप जो है ना वो अगर भर जाएगा तो भाई ये और ज्यादा कठोर नहीं हो जाएगा, मजबूत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर गेप नहीं भरा रहता सो ये मजबूत उतना ज्यादा नहीं रहता, बट एकदम ठोस पदार्थ से वो भर चुका है सो ये मजबूत हो जाता है, और एकदम पास पास होता है तो गेप जो छोटा छोटा होता है ना, इसमें ज्यादा गेप दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा गेप होता है उसमें भी भर देते हैं हम लोग परमाणु, तो वो एकदम ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो है वो है अपना सेकेंड, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया, हमने जो डी ब्लॉक था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। सो अब बारी है यहाँ पास किसकी भैया, एफ ब्लॉक की, जिसे हम लोग कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा इजी है अंतः संक्रमण चक्र, इसकी तीन ही चीजें हमें पढ़नी है, इसकी विशेषता हमें नहीं पढ़नी होती है क्योंकि इसकी विशेषता है ही नहीं, समझो, ठीक है। बस इसमें हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है जो आगे आप देखने वाले हो। सो यहाँ पास एफ ब्लॉक क्या होता है, मैंने बताया था, कोई तत्व लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, और जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ कक्ष में चला जाता है, एफ उप कक्ष में चला जाता है, सो हम मानते हैं कि वो एफ कक्ष जो है वो एफ ब्लॉक का तत्व होने वाला है, मतलब कि अंतः संक्रमण तत्व कहलाने वाला है। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में मतलब एफ उप कक्ष में प्रवेश करता है, अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, एक नंबर यही आपको देने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मत स्किप करना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना।
कोष्ठक क्या है यहाँ पर देखो भैया, एंड यहाँ पर क्या है डैश 2 है, फिर एफ जो है क्योंकि एफ ब्लॉक है तो 1 से लेके 14 यहाँ पर है, उसके बाद एन फिर डैश 1, फिर डी से 0 से 1, फिर एन एच 2 यहाँ पर है। सो ये लिख लिख के प्रैक्टिस करना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो है भैया वो है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर। अब ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट क्या है भैया, सो हम वापस से चलते हैं अपने आवर्त सारणी में। कहाँ चलते हैं, हम वापस से अपने आवर्त सारणी में चलते हैं। मैंने आपको डी ब्लॉक के बारे में बताया था कि भाई उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर 4 यहाँ पर श्रेणी होती है। वैसे यहाँ पर जो अपना एप ब्लॉक होने वाला है ना, इसके अंदर में 2 श्रेणी मिलेगी। ये है देखो एप ब्लॉक के तत्व जिसमें 2 श्रेणी है, एक होता है लेंथेनाइट, एक होता है एक्टिनाइट। ठीक है, एक होता है लेंथेनाइट, एक होता है एक्टिनाइट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ बस अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं ना, सो एक चीज आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो तत्व है ना वो कुछ गायब है, यहाँ पास देखो कुछ गायब है, यहाँ पास क्या है 56 है, 56 के बाद देखो यहाँ पास जो है गायब हो चुका है, डायरेक्ट यहाँ 72 आ चुका है, वही 88 के बाद डायरेक्ट 104 आ चुका है। तो बीच में जो गैप हो रहा है, तो बीच में जो गैप हो रहा है ना वही यहाँ पास एप ब्लॉक के होते हैं, उसे अलग करके बाहर दिखा जाता है, मतलब बाहर में उसे कुछ इस तरह से डाला जाता है। सो ये जो है ना उसमें 2 लेयर होते हैं, 2 श्रेणी होती है, एक लेंथेनाइट एक एक्टिनाइट का। सो अब हम यही देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों का अंतर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का अंतर। सो हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं उसी अंतर में ताकि आप अच्छे से यहाँ पर देख सकिए। अब यहाँ पर जो अंतर मैंने लाया है ना वो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब 2 ही 3 अंतर यहाँ पर है। आप गूगल से या गाइड वगैरह से और भी निकाल लेना ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। ये कुछ ईजी थी एंड लेक्चर में मतलब भाई 2 नंबर में ही आएगा, तो इतना ही आपको करना है, बाकी तो भाई अलग अलग आपको पूछा जाएगा। सो यहाँ पर देखो क्या है, लेंथेनाइट का हम अगर पास देखते हैं तो इनमें जो तत्व है वो कितने होती है, इनकी जो संख्या होती है वो 14 होती है। वही सेम अगर एक्टिनाइट का देखा जाए तो यहाँ पर भी 14 तत्व होते हैं। इनका क्रमांक देखा जाए तो भाई इसे अलग लिख सकते हो, 58 से जो है 71 तक होता है, और ये जो है 90 से 103 तक होता है। फिर यहाँ पर लिख सकते हो कि इसमें क्या होती है, दुर्वा मृद धातु पाई जाती है, और ये जो है 7वें आवर्त तत्व है। ठीक है, उसका आप लिख सकते हो केवल एक यहाँ पर क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, लेकिन इसमें सभी के सभी क्या होते हैं भैया, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं सभी के सभी। सो ऐसे आप अंतर करके लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक आधे घंटे में कंप्लीट हो गया, इतना ज़्यादा इजी चैप्टर था। ठीक है, अब देखो लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो क्या होता है लेंथेनाइट संकुचन, जब भी देखो मतलब सिंपल ने इसमें क्या बोला है, लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या घटती चली जाती है, आकार में क्रमिक कमी होने की इस घटना को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब संकुचन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सिकुड़ना, किसी चीज का सिकुड़ना संकुचन कहलाता है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, जब हम लोग क्या करते हैं ना परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं, क्या करते हैं भैया, परमाणु जो क्रमांक है ना उससे बढ़ाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो घट जाती है, और जब त्रिज्या घट रही है मतलब आकार घट रहा है, त्रिज्या घट रहा है मतलब आकार घट रहा है, मतलब वो चपटा होते जा रहा है, मतलब वो जो है संकुचित होते जा रहा है, संकुचन जो है उसमें स्टार्ट हो जाता है। और ये किस में हो रहा है, लेंथेनाइट में हो रहा है, इसलिए ये लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। ठीक है, अब मुख्य कारण देख लो भैया, क्या है भैया 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल पर्यवेक्षण प्रभाव जो है इसका मेन कारण होता है। बाकी अगर पूछा जाता है लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, सो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ था हमारा पूरा चैप्टर, आधे घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप बोले कि भाई स्कूल में तो हमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई गई थी, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई थी, तो देखो यार एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बट यही इंपॉर्टेंट है और इतना ही आएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से घुमा के पूछेंगे, तो यही लिखना होता है। अब ना एक काम करते हो, 26 का जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, वो मैं एक बार वापस से ला देता हूँ और वहां पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखो, क्या बोला है, संक्रमण तत्व आसानी से क्या मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, आसानी से मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। सिंपल सा रीजन है भाई, यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा पर सिंपल सा रीजन है कि आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक होता है। क्या होता है, आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जो है अधिक होता है, क्रिया इसमें ज्यादा होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक की भांति यह कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। सो यहाँ पर ये रीजन हो जाएंगे। देन इसके बाद अगला देखो क्या भी है, संक्रमण तत्व अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। देखो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों होते हैं, देखो कितना ज्यादा सिंपल है। तो अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं वो भी देख लो, और यहाँ पर उस प्रेरक की बात है। अब वही चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, देखो यहाँ पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे देखो देखो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं। सो भाई हमने बताया कि इसमें क्या होता है भैया, इसमें
जो ऑक्सीकरण जो है मतलब वो है परिवर्तित होता रहता है, अवस्था जो परिवर्तित होते रहता है, किसके कारण होता है वो भी हमने बताया था। तो यही जो है ना वो रीज़न है। इसके बाद हमने देखा था अंतराकाशीय यौगिक, ये भी हमने देखा। तो भाई देखो कितना ईज़ी होता है, कैसे आप फुल मार्क्स ले सकते हो अपने केमिस्ट्री के अंदर में। काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन आता है। ये जो चैप्टर इनऑर्गेनिक का पार्ट था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आधे घंटे में हमने पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू के लिए अलग से क्लास आएगी जिसमें हम लोग 1 मार्क्स से जितने भी आंसर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? 1 मार्क्स की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो वहीं से आएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाता है 1 नंबर के लिए। गिने-चुने ही क्वेश्चन जो है वो पूछता है। बाकी 5 नंबर के लिए सभी जो चैप्टर्स के मैंने बताया टॉपिक्स वो इनफ है। इसके अलावा भी कुछ जो है घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के टाइम में देख लेंगे। अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट गोल, सबसे महत्वपूर्ण जो गोल है, वो ये होना चाहिए कि अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और जैसे ही जल्दी कंप्लीट होता है फिर रिवीजन स्टार्ट कर लो। रिवीजन के साथ-साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और यहाँ पर जो है रिवीजन लगातार करते रहोगे तो काफ़ी मज़ेदार ये जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट होगा, और आपका जो मार्क्स है ना वो इम्प्रूव होते जाएगा। और टेस्ट लगाते जाना, ठीक है? अभी तो स्कूल में जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तिमाही या वार्षिक जो एग्ज़ाम है, और प्री बोर्ड जो है शायद 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने में। सो तब तक मैं पूरा सिलेबस जो है देखता हूँ, कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब प्री बोर्ड तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नोट्स जो है प्रॉपर बना लेना, नोट्स मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। और ये लेक्चर हम खत्म करते हैं, एंड अगला जो है बायोलॉजी का क्लास आएगा, देन इसके बाद फिर से केमिस्ट्री का आएगा, फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का। तो ऐसा यहाँ पास आता जाएगा। फिजिक्स का अभी फिलहाल के लिए मैं स्टॉप किया हूँ। जैसे ये कंप्लीट होता है हम फिजिक्स के लिए कुछ सोच के कंप्लीट कर देंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए भी कुछ यहाँ पास आ रहे थे कमेंट, तो जल्द ही आ जाएगा भाई, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मुझे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे खुद की भी पढ़ाई करनी है, आपको भी बताना है। सो मैं आराम से कर रहा हूँ, जल्द ही आपका हो जाएगा। बिल्कुल आप बिंदास रहिए, जितना मैं लेक्चर देते जा रहा हूँ बस उसे अच्छे से करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, कोचिंग की प्रैक्टिस करते जाइए। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।